तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फाइनली हमारा लिनजुई वेंगजियान पवेलियन की मास्टर सुजेन से मिलने के लिए के मेन हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है और हमारा लिनजुई उसके सामने खड़ा होता है। तो सुजेन हमारे लिनजुई से कहती है, तुमने वो टेक्निक जो कि एल्डर जैंग को बताकर यहाँ पर भेजा था वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, उसको रिटर्न टू एन ग्रेट ड्रीम टेक्निक कहा जाता है। एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिस टेक्निक को जनरेशन टू जनरेशन हमारे वेंगजियान पवेलियन में सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स को ही बताया जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ मास्टर को बताया जाता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें हमारे सेक्टर की टेक्निक के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें इस टेक्निक के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। लिनजुई से कहता है, तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक के बारे में बात कर रही हो, मुझे सिर्फ इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। मुझे तो तुम्हारी इस ग्रेट टेक्निक के फ्लॉज के बारे में पता है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर फ्लॉज हैं। तो सुजेन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा होती है और उससे कहती है, ये वाली टेक्निक्स पिछले 3000 साल से हमारे एंसेस्टर्स हमें आगे पास डाउन करते आ रहे हैं और तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर फ्लॉज रह गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसके अंदर फ्लॉज होते तो पिछले 3000 साल में कोई ना कोई एल्डर इसको पहचान लेता। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो? साथ ही वो अपने पास से अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कुछ स्नेक टाइप के मॉन्स्टर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उनको आगे की तरफ भेजती है। सुजेन उसे कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ पर ये नहीं बताता कि तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पोलाइटली बात नहीं करूंगी। जो ये अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, एनर्जी को रिलीज करता है, सामने की तरफ हाथ से एक स्लैश लगाता है, उसके जितने भी स्नेक्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारा लिनजुई से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आना। मुझे ये भी पता है कि लास्ट नाइट तुम इसी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारे इंटरनल इंजरीज है। तुम यहाँ पर अपनी पावर को इस तरह बेतुके इस्तेमाल करती रहोगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज जो है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता उन सारी इंजरीज को हील करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने तक तो वो इंजरीज बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। ये बात सुनते ही सुजेन भी सोच रही होती है, इस लड़की को कैसे पता चला कि लास्ट नाइट में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी? लास्ट नाइट प्रैक्टिस करने के बाद ही मुझे बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरीज हुई थी। मैं सुप्रीम टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाई। लेकिन एक और बात यह है कि मैं तो उस वक्त अपने फॉरबिडन एरिया में थी, अपने सुप्रीम क्लियर पॉन्ड में, जहाँ पर जाना तीसरे बंदे के लिए बिल्कुल भी वंचित है, जहाँ पर तीसरा बंदा बिल्कुल भी नहीं जा सकता, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स जा सकते हैं। लेकिन इस लड़के को ना सिर्फ इतना पता है कि मैं लास्ट नाइट क्लियर पॉन्ड के अंदर बैठकर इस टेक्निक को मास्टर कर रही थी, बल्कि इसको ये भी पता है कि उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज है। इस लड़के को इस सब के बारे में कैसे पता हो सकता है? ये लड़का है कौन? मुझे समझ नहीं आ रही। लिनजुई से कहता है, मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादातर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वहाँ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसके साथ ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो ऊपर उसकी चेयर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें एक बात अपने बारे में बता दूं कि मुझे नीचे खड़े होकर ऊपर देखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा लोगों को नीचे झुकाकर देखता हूँ। उसके सामने खड़ा होकर नीचे की तरफ उसकी तरफ देख रहा होता है। वो उसे एक और बात कहता है, दोबारा मुझे कभी भी डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं किसी की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। लिनजुई कहता है, मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है। मुझे एक और बात भी पता है कि इस वक्त तुम्हें दो चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। लिनजुई क्योंकि उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ा होता है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसकी की पावर रिलीज हो रही होती है। सुजेन भी सोच रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का तो मॉर्टल ड्राम के फर्स्ट लेवल पर है, मेरे सामने खड़े होकर इसका प्रेशर इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है कि मेरी सांस बंद हो रही है। हमारा लिनजुई से बताता है कि वो दो बातें कौन सी हैं। वो उसे कहता है, मुझे ये बात तो पता है कि डीमन सी लैंड और उसके साथ साथ रेड डीमन पवेलियन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए हैं, की वजह से वेंगजियान क्लैन के ऊपर और बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि वो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो वेंगजियान क्लैन वालों को बड़ी आसानी से वो हरा सकते हैं। तुम्हारा वेंगजियान क्लैन कभी भी इन दोनों क्लैंस में से किसी एक का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, तुम हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। फिर साथ ही हमारा लिनजुई से कहता है, और दूसरी बात यह है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल, तुम एक लंबे अरसे से अपनी कल्टीवेशन लेवल में फंसी हुई हो। तुम रीइंकार्नेशन के लास्ट स्टेप के ऊपर फंसी हुई हो, लेकिन तुम दूसरी ट्रांसेंडेंट ड्राम में अपने आप को ब्रेक थ्रू नहीं करवा पा रही। चाहे कितने साल गुजर चुके हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रही। तुम्हारी इस खामी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम कैसे ब्रेक थ्रू कर पाओगी, इसी वजह से मैं तुम्हारी इस खामी को दूर कर सकता हूँ। लिनजुई यहाँ पर उसके सामने अपनी डील रखता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे वादा करो कि तुम मेरी डील को एक्सेप्ट करोगी, तो उस डील के मुताबिक मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। तो ज़ेन उसे कहती है, अच्छा फिर ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और साथ ही वो सोच रही होती है, इस लड़की को मेरी कल्टीवेशन के बारे में पता है कि मेरी कल्टीवेशन टॉप लेवल पर फंसी हुई है और मैं अगले लेवल में लेवल अप नहीं कर पा रही। ये लड़का है कौन जिसे मेरे सेक्टर के इतने ज्यादा सीक्रेट्स के बारे में पता है? तुम्हारा लिनजुई से कहता है, मेरी डील बहुत ज्यादा आसान है, मुझे तुम्हारी सेक्टर का सुप्रीम क्लियर पॉइंट चाहिए ताकि मैं वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर सकूं। ये बहुत ज्यादा आसान है। तो सेक्टर मास्टर सुजेन उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें दूसरे मास्टर का दिखाया जाता है। मास्टर जानजू का सीन दिखाया जाता है। जानजू को जब पता चलता है कि उसके बेटे का एक बाजू कट चुका है, तो उसका बेटा जब उसके पास वापस आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, कैसे हो गया? उसके सामने वो दोनों गार्ड्स होते हैं जो कि उसके साथ गए थे। वो उनसे कहते हैं, क्या तुम लोग मेरे बेटे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके? दोनों से कहते हैं, सीनियर जानजू प्लीज हमें
माफ कर दे, हम वाकई में मरना डिजर्व करते हैं। लेकिन असल में वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हमें उस लड़के के बारे में न्यूज मिल चुकी है, हमें पता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। इस वक्त वो हमारी सेक्टर मास्टर सुजैन से मिलने के लिए मेन हॉल में मौजूद है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलेगा, हम अपने लोगों को वहाँ पर भेजने वाले हैं और उसे मार डालेंगे। बेटे के बाजू के कटने का बदला हम उसे लेकर रहेंगे। ये बात सुनते ही एल्डर जानजू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो बंदा वहाँ पर उस मेन हॉल में चला गया? अच्छा ठीक है, तुम लोग दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो वो दोनों ही गार्ड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जान बख्श दी। और वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी वक्त मास्टर जानजू वहीं पर खड़े खड़े अपनी आइस पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करते हुए दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन दोनों को भी समझ आ जाती है कि एल्डर ने उन्हें छोड़ा नहीं है। वो उसे गाली देते हुए कहते हैं कमीने कहीं के, तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया है। लेकिन अब तो देर हो चुकी है। ग्राउंड के ऊपर से आइस उनकी बॉडी के अंदर फैल जाती है और वो वहीं पर पूरे के पूरे आइस क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं। मास्टर जानजू उन दोनों को आइस क्रिस्टल बनाने के बाद कहते हैं तुम्हारे जैसे कुत्तों का क्या फायदा जो कि अपने ही मालिक की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। तो ऐसे कुत्तों को मार दिया जाता है और वो आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए दोनों क्रिस्टल स्टैचूज के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं। उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद वो उन दोनों की बॉडीज को वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पर उसने उन दोनों गार्ड्स को मार दिया है तो उसका बेटा भी वहीं पर खड़ा होता है। उसका बेटा उसे कहता है डैड उस बंदे ने कहा था कि वो डीमन लैंड से आया हुआ है कैनवॉय है, क्या आपको भी लगता है कि वो कैनवॉय नहीं है, यानी कि वो डीमन लैंड से आया हुआ मैसेंजर नहीं है? डैड उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के कहीं के, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी बेवकूफों वाली हरकतें छोड़ दो। तो डीमन लैंड से आया हुआ एनवॉय होगा, वो इनविजिबल होगा, यानी कि वो यहाँ पर किसी को अपने आप के बारे में बताएगा नहीं कि वो डीमन लैंड से आया हुआ एक एनवॉय है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि मैं भी उससे डरूंगा। लेकिन तुम जहाँ पर जिस बारे में बता रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ मोर्टल राम का एक एक्सपर्ट था, तुम्हें क्या लगता है कि मोर्टल राम का कोई एक्सपर्ट डीमन लैंड से आया हुआ कोई एक्सपर्ट हो सकता है? फिर साथ ही वो अपने बेटे से कहती है लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगा। तब तक वो लड़का हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर रहेगा, तब तक वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं उसे ढूंढूंगा, ढूंढकर उसे मार डालूंगा। सीटू जॉय भी वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और अपने फादर से कहता है फादर प्लीज आपको मेरा बदला लेना होगा, उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। कहीं से नेक्स्ट सीन फिर से हमें मेन हॉल का दिखाया जाता है। तो हमारा लिनजुई सुजैन के सामने खड़ा होता है। सुजैन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। साथ ही वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें पता है कि सुप्रीम क्लियर पॉइंट वो हमारा फॉरबिडन एरिया है, वहाँ पर कोई भी ऐसे एंटर नहीं हो सकता। मैं और मेरी छोटी बहन जो कि लिटिल सेंटेंस है जी, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हें एक टाइटल देना होगा, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करना होगा। फिलहाल के लिए मैं अपने सेक्टर का तुम्हें सेंट किंग बनाती हूँ। सेंट किंग की आइडेंटिटी तुम्हें मिलेगी जब हम दोनों की डील पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे वापस ले लेंगे। लिनजुई से कहता है ठीक है हम दोनों में डील हो गई, मैं सुप्रीम क्लियर पॉइंट में तुम रात के वक्त तुमसे मिलूंगा, तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा, वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में, साथ ही मैं तुम्हें हील भी करूंगा। तो उसे कहती है तो अभी हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते, रात के वक्त क्यों आना है? लिनजुई से कहता है क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर एक और बड़ा मसला है जिसको हमें निपटना है, क्योंकि उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आ रही होती है क्योंकि एल्डर जानजू वहाँ पर पहुंच रहे होते हैं। हमारा लिनजुई से कहता है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक मसला है जिसे सुलझाना है, तुम्हारे दरवाजे के पर मुश्किल आ चुकी है। एल्डर जानजू वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, क्या मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिस कर दी हैं? तो सुजैन उसे कहती है एल्डर जानजू आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एल्डर जानजू वहाँ पर आते ही उनको पहले रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो उनकी सेक्टर की चीफ है, इसी वजह से। फिर साथ ही वो से कहते हैं मैंने सुना है कि हमारी लिटिल सेंटर्स को किसी ने किडनैप कर लिया था, लास्ट नाइट किसी ने उसे किडनैप किया था और उसके बाद सुबह के वक्त एल्डर क्लैंग उसको बचाने के लिए गई थी और उसको बचाकर वहाँ से वापस ले आई है। क्या ये बात वाकई में सच है? तो सुजैन उसे कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है। एल्डर जानजू सर क्या आपने कहा कि हमारी लिटिल सेंटर्स को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके बाद एल्डर जैंग उसे बचाकर लेकर आई है। फिर साथ ही एल्डर जानजू की नजर हमारे लिनजुई के ऊपर पड़ती है। वो लिन की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं ये तो वाकई में मोर्टल नाम का एक एक्सपर्ट है, यानी कि जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा लिनजुई भी उसे वहाँ पर हेलो बोलता है। जैसे वो उसे हेलो बोलता है तो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद वो जल्दी से लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैंने सुना है कि यही वो लड़का है जिसने हमारी फेरी को किडनैप किया था, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको सजा देता हूँ। और वो बड़ी स्पीड से हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। अपने हाथ के ऊपर अपनी आइस के कवच को भी चढ़ा लिया होता है और अपनी आइस पावर को रिलीज करते हुए जैसे उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं, उसी वक्त हमारा लिन उनके सामने से गायब हो जाता है। लिन उनके सामने से गायब होने के बाद उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और अपनी उंगली को उसके सर के ऊपर रखता है और कहता है मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एल्डर जानजू मुझे देखते ही यहाँ पर इतने ज्यादा उतावले हो जाएंगे कि मुझे गले मिलने के लिए इतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अफसोस की बात यह है कि मैं फिलहाल के लिए आपको गले से नहीं लगा सकता, अगर आप चाहें तो मैं अपनी उंगली को यूज कर सकता हूँ। एल्डर जानजू बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी स्पीड के साथ मेरे पीछे कैसे पहुंच गया, ये तो सिर्फ एक मोर्टल नाम का एक्सपर्ट है, फिर इसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा कैसे हो सकती है? अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की तो ये अपनी उंगली के अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा और मेरा सर उड़ा देगा। सुजैन भी एल्डर जानजू से कहती है एल्डर जानजू आपकी इस बात का क्या मतलब है, आपने इस लड़के के ऊपर अटैक क्यों किया है? जानजू से कहता है तुम आप यहाँ पर मेरी बात को गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंटर्स के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हमारी सेंटर्स लिटिल फेरी उसका स्टेटस हमारे सेक्टर में बहुत ज्यादा
भाई है और मैंने सुना है कि इसी लड़के ने उसे किडनैप किया था, इसी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब यहाँ पर इसको खड़े करके इससे बातें कर रही है। मुझे तो लगा था कि आपने अभी तक इसको पकड़कर जेल में डाल दिया होगा ताकि इसको इंटेरोगेट किया जा सके किसने ये सब कुछ क्यों किया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जानजू को किस तरह चीफ यहाँ पर शांत करने वाली है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।